अब अगली एग्जांपल पर जाने से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में मेरे माइंड में एक बलून की एग्जांपल थी, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। अगर हम बलून को एक दफ़ा फुला देते हैं तो वो फूला रहता है जब तक कि वो अगर लीक ना हो, तो वो महीनों तक या जब तक लीक ना हो वो फूला ही रहेगा अपने फुल साइज़ में। ओके, इवन आप गाड़ियों के हैवी ट्रक्स के टायर्स को देखते हैं, तो अगर वो पंक्चर ना हो, आप जितना लोड डालें उनके ऊपर, ठीक है, जब तक वो एयर लीक नहीं होगी, जब तक एयर उसमें रहेगी, वो कभी भी वो उनका टायर पिचकेगा नहीं। आप उसमें हज़ारों किलोग्राम वेट रख देते हैं, ठीक है, सैकड़ों टन का वज़न भी वो उठा लेते हैं। ओके, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इसके पीछे अमल दखल है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। होता ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये एनर्जी वेस्ट नहीं करते, एक दूसरे को देते रहते हैं और ये मुसलसल टकराते रहते हैं। क्योंकि ये एनर्जी एक दूसरे को देते रहते हैं, इसलिए ये रुकते नहीं हैं। स्नूकर की गेंदें इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि वो एनर्जी इर्द गिर्द फ्रिक्शन और अपने ये जो वॉल्स हैं इनको दे देती हैं, इस वजह से इनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जबकि इनके मामले में इलास्टिक कोलिजन होता है, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। ओके, अब आप सोचेंगे सर ये क्या आइसोलेटेड सिस्टम हो गया है, ठीक है, आप तो कह रहे थे कि आइसोलेटेड सिस्टम नहीं पाए जाते, तो ये आइसोलेटेड कैसे हो गया? क्या इसकी एनर्जी कम नहीं हो रही? तो इसका आंसर ये है कि अपनी एनर्जी इर्द गिर्द माहौल को दे रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इर्द गिर्द से एनर्जी भी इनमें आ रही है। जितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है उतनी आ भी रही है। इस वजह से एक बैलेंस कायम हो गया, इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम और एक बैलेंस कायम हो गया इनके बीच। ट्रक के टायर्स का भी यही मामला है। अगर एनर्जी वेस्ट होती रहे, इनसे निकलती रहे, तो बलून थोड़ी देर बाद चाहे लीक ना भी हो, बिल्कुल पिचका हुआ नीचे पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक इक्विलिब्रियम है और एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है, अगर वेस्ट हो भी रही है तो आ भी रही है, जा भी रही है और आ भी रही है, तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपना काम दिखा रहा है और ट्रक का टायर टाइट रहता है, गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, चीज़ें, बलून भरा रहता है, और ये इलास्टिक कोलिजन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपना फुल एक्शन में होता है यहाँ पे। ओके, अब हम इस एक लॉ को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही अनोखे काम में। अनोखा काम ये है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को और इसकी इक्वेशन को यूज़ करने का तरीका बताया गया है। मसलन ऐसी चीज़ जैसे गन्स होती हैं, ठीक है, गन्स को जब फायर किया जाता है तो इनकी गोली की रफ्तार मालूम करना, या गन पीछे की तरफ आती है। ओके, आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब गोली फायर की जाती है तो गन बड़ी पावर के साथ पीछे आती है। तो ये क्यों पीछे आती है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि गन ज़ोर से पीछे की तरफ आती है? इसकी वजह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। इसकी वजह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी और न्यूटन थर्ड लॉ भी इसकी मिसाल है। जितनी फोर्स आगे लगेगी उतनी पीछे भी लगेगी। तो एक्शन का रिएक्शन भी है, एफ ए एफ बी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इक्वल होंगे। ओके, ठीक है। तो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ के साथ ताल्लुक़ भी साबित होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। लेकिन हम उस रिलेशन को यहाँ दरियाफ्त करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम टॉपिक से हट जाएंगे। हमारा ये टॉपिक नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूटन थर्ड लॉ से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो हम इस बात को इधर ही छोड़ते हैं, किसी और मौके पर इसको डिस्कवर करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा बुक में टॉपिक है वो ये है कि हमें गन से निकलने वाली गोली की रफ़्तार मालूम करनी है या गन के पीछे आने की रफ़्तार मालूम करनी है। ओके, तो ये किस वेलोसिटी से वापस आ रही होगी गन, ठीक है, हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम इस लॉ को यूज़ करेंगे। तो हम गन के मास को कैपिटल एम कह देते हैं, गोली के मास को, गोली फायर की गई गोली के मास को हम स्मॉल एम कह देते हैं, ठीक है। गन की वेलोसिटी को कैपिटल वी कह देते हैं और गोली की वेलोसिटी को स्मॉल वी कह देते हैं, ठीक है। तो क्या हम मालूम कर सकते हैं कि गन कितनी रफ्तार से पीछे आएगी गोली चलने के बाद, ठीक है, अगर हमें गोली की रफ्तार पता हो तो, ठीक है। तो इसका जवाब है यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम ऐसा कर सकते हैं। अब हमें पता है गोली चलने से पहले जब गोली अंदर थी, गन अंदर थी, दोनों रेस्ट में थी, तो गन की इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो थी और गोली की भी। मैं इसको कह सकता हूँ, मैं गन की वेलोसिटी को कैपिटल U1 कह देता हूँ, ये भी ज़ीरो थी, ठीक है, कैपिटल U1, इसको कैपिटल बना देते हैं, गन के U को कैपिटल बना देते हैं, ये कैपिटल U1 हो गया।
और जो गन की और जो गोली की इनिशियल वेलोसिटी है वो स्मॉल u2 हो गई, ठीक है। तो दोनों ज़ीरो थी ना, दोनों ज़ीरो थी। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब अप्लाई करेंगे तो बिफोर क्या होगा, बिफोर m1, बिफोर गोली चलने से पहले, गोली चलने से पहले गन का मास और ये गन की वेलोसिटी और गोली का मास और गोली की वेलोसिटी, और गोली चलने के बाद गन का मास और गन की वेलोसिटी, गोली का मास और गोली की वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम इसको हम इस तरह लिख देते हैं, वेलोसिटी को स्टाइल में, ठीक है। अब आप देखें कि बिफोर फायर होने से पहले, गोली चलने से पहले क्या हुआ है। गोली चलने से पहले ये दोनों टर्म ज़ीरो हैं, गन भी रेस्ट में है और गोली भी रेस्ट में है। तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म भी ज़ीरो और ये टर्म भी ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो सब कुछ ज़ीरो, इस तरफ हो गया ज़ीरो। तो एम वी और एम वी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, गन की रफ्तार, ये वाला वी चाहिए हमें। तो अब हम क्या करेंगे, एम वी को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का एम वी हो जाएगा और ये कैपिटल एम और कैपिटल वी। हमें कैपिटल वी फाइंड आउट करना है, तो ये कैपिटल एम है, सॉरी, इस कैपिटल एम को हम डिवाइड में ले जाएंगे, माइनस एम वी, ये गोली का मोमेंटम है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन, गन का मास। तो हमें गन की वेलोसिटी आ जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन आ रहा है इसका, ठीक है। गन की जो वेलोसिटी फाइंड आउट हो रही है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन फिजिक्स में क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। किसको शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। इसका मतलब गन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, जो भी वेलोसिटी होगी उसकी नेगेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग है ना, नेगेटिव होगी इसकी वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन यूज़ होगी। अब आप देखेंगे, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन विद ए मजल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड। मजल वेलोसिटी फ़िज़िक्स की ज़ुबान में और इंजीनियरिंग की ज़ुबान में मजल वेलोसिटी कहते हैं। कोई भी हथियार होता है ना, राइफ़ल, तोप, ठीक है, टैंक की गन होती हैं, उसमें से जो वीपन निकलता है, ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल रिलीज़ होता है, ठीक है, उसकी जो रफ्तार होती है ना, उसको मजल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो मजल वेलोसिटी का मतलब है गोली की रफ्तार। मास है 20 ग्राम है, इसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करके, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है तो 3 स्टेप इधर चला जाएगा, 0.02 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, मास मजल वेलोसिटी इसकी 100 मीटर पर सेकेंड है। वैसे आपको एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, ठीक है, कि ये जो डेटा है ना ये गलत है। असली गन की 100 मीटर पर सेकंड नहीं होती। एक तो यही बीमारी है हमारे मुल्क में, एक दुख की बात है कि किताबें इतनी तहकीक से नहीं बनाई जाती, उसमें जो डेटा होता है ना वो रियल नहीं होता, वो फ़र्ज़ी डेटा रख देते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ी डेटा रख देते हैं। इससे न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट को एक असली दुनिया की एक झलक नहीं मिलती, ठीक है। उस्ताद को पढ़ाने में भी ना फिर वो थोड़ा सा वो मज़ा ख़राब हो जाता है। अब अगर यहाँ गोली की असली रफ्तार वो तहकीक करके रख देते हैं, मसलन AK-47 होती है तो वो 850 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से गोली उसकी निकलती है, ठीक है। अब जदीद राइफ़ल्स हैं जैसे M16 वगैरह होती हैं, उनकी 1000 मीटर, नियरली 1000 मीटर्स पर सेकंड से निकलती है, ठीक है, 900 समथिंग होती है, ठीक है। तो फिर जब आंसर्स आते हैं ना वो रियल होते हैं, और बच्चे को रियल सच होता है, झूठ होता है, ठीक है। तो फिर वो एक रियल लाइफ में क्या होता है, फ़िज़िक्स कैसे यूज़ होती है, क्या हमें कैसी हमें ख़बरें देती है फ़िज़िक्स, तो सुन के बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो अब आप देखें, हम 100 मीटर पर सेकंड रखेंगे, जाहिर सी बात है हमें वो रियल असली रिकॉयल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फ़िलहाल, ठीक है। 5 किलोग्राम हम ये वैल्यू पुट करेंगे। अब आप देखें, अब हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। बिफ़ोर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफ़ोर तो ज़ीरो हो गया, आफ्टर का ये है, ठीक है।
मास है 5 किलोग्राम, वेलोसिटी हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। गोली का मास है 0.02 किलोग्राम, इसकी मजल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई करके इक्वल की उस तरफ आपने डाला है, 5 किलोग्राम आप डिवाइड में ले गए तो आपकी आया 0.4 मीटर्स पर सेकंड। अब आप देख लें कि ये जो इसकी रिकॉयल है बहुत कम आ रही है। यस सर, बहुत कम इसीलिए आ रही है, ठीक है, वरना कम से कम 4 मीटर पर सेकंड आ रही होती है अगर आप इसको 1000 पे रखते तो, ठीक है। फिर पता चलता है चलाने वाले को कि कोई चीज़ चलाई है, वो पूरी बॉडी हिल के रह जाती है उसकी, ठीक है, जब रियल गन फायर होती है, ठीक है। और तभी ना इसका मोमेंटम इतना भयानक होता है और इतना ख़तरनाक होता है और इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी मसल वेलोसिटी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मीटर पर सेकंड में हो सकती है। अब तो हाइपरसोनिक बुलेट्स की इन्वेंशन की कोशिश हो रही है ना, हाइपरसोनिक, ठीक है, वो बुलेट्स होंगी जो आवाज़ से कई गुना ज़्यादा तेज़, आवाज़ के 5 गुना से ज़्यादा, ग्रेटर देन 5 मार्क से चलेंगी और उनकी रेंजेस बहुत ज़्यादा होंगी। फ्रिक्शंस मतलब ऐसी बुलेट्स जो शिप के भी आर पार चली जाएंगी। बहरी जहाज़ होता है ना, शिप को बेकार कर देंगी। शिप पे चलाएंगे ना, शिप कितना बड़ा होता है, शिप को गोली से क्या होगा, कुछ भी नहीं ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ज़रा गोली को रफ्तार देने की ज़रूरत है, ठीक है। मामूली चीज़ है लेकिन इसके ताल्लुकात ख़तरनाक चीज़ के साथ है ना। फिज़िक्स में हम कहते हैं इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, खुद कुछ नहीं है लेकिन इसका जो अदर कॉम्बिनेशन है ना वेलोसिटी के साथ, ये इस तरह का, ये उसके साथ हाथ मिला के छोटा सा मास है लेकिन ह्यूज वेलोसिटी के साथ जब आता है फिर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक शिप को और एक बहुत बड़े जहाज़ को, एयरक्राफ्ट को नीचे ला सकती है, इसमें कोई, ठीक है, इसको दिक्कत नहीं होती ऐसा करने में अगर रफ्तार हो तो। इस वक्त हाइपरसोनिक वेपन्स में ज़्यादा जो कामयाबी मिली हुई है ना अभी तक रशिया है, ठीक है। रशिया के पास कुछ बहुत अच्छे हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, ठीक है, जिनमें ना एक मशहूर है उसका एक किंजाल मिज़ाइल है और एक और मिज़ाइल है ज़िरकोन। इसके अलावा चाइना है, उसके पास DF-21 मिज़ाइलों की शक्ल में है, ठीक है। हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स बन गई हैं, अमेरिका के पास भी शायद होंगी लेकिन अभी तक वो इन दोनों कंट्री से, चाइना और रशिया से पीछे है, ठीक है, हाइपरसोनिक बनाने में। इंडिया भी लगा हुआ है हाइपरसोनिक बनाने में, शायद पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा हो, ठीक है, हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने में। असल में अब जो जंगें हैं ना, ठीक है, पहले जंगें होती थी मैन वर्सेस वीपन, इंसान वर्सेस हथियार और इंसान की जंग होती थी। अब जो जंग है ना वो वीपन वर्सेस वीपन है। जो हाइपरसोनिक है वो वीपन वर्सेस वीपन है। हाइपरसोनिक इंसान को मारने के लिए नहीं है कि मैं इंसान खड़ा होगा उसको हाइपरसोनिक गोली से मारूंगा। आप उसको आम गोली से भी मारें वो तो मर जाएगा, उसका तो मसला नहीं है, ठीक है, उसने तो जान देनी है बेचारे ने। जो हाइपरसोनिक है ना वो वीपन वर्सेस वीपन है, ठीक है, हथियार के ख़िलाफ़ एक हथियार बनाया जा रहा है, हथियारों के ख़िलाफ़ हथियार है, ये हथियारों का हथियार है, ठीक है। तो ये वीपन वर्सेस वीपन है, इसलिए मॉडर्न वेपनरी जो है ना ये जंग को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और आसान कर देगी, मौत आसान हो जाएगी, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, मौत आसानी से आ जाएगी। अलमौत तुहफ़तुल मुमिन, मौत मोमिन का तोहफ़ा है, ये तोहफ़ा आसानी से मिलेगा और सस्ता मिलेगा हाइपरसोनिक वीपन्स के बाद। फ्रिक्शन की तरफ आते हैं, ओके। फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं, ओके। रगड़ वो फोर्स है ना कि जो आम बंदा भी इससे वाकिफ़ है। जब हम पैदा होते हैं, चलना फिरना सीखते हैं, हमारे दिमाग रगड़ को उसी वक्त से पहचानना, ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसको रगड़ का इस्तेमाल हम सीखते हैं, हम चिकनी जगह पे या गीली जगह पे पाँव रखते हैं, फिसल जाते हैं, हमारा दिमाग हमें इस बात को याद रखता है कि कौन सी सरफेस में हमें रगड़ मिलेगी और कौन सी सरफेस में रगड़ नहीं मिलेगी। रगड़ का ना होना कितना ख़तरनाक है। और ब्रेन नोज़, हमारे दिमाग को बहुत कुछ पता है रगड़ के बारे में, ठीक है, मटेरियल्स की इस प्रॉपर्टी के बारे में।
फ़िज़िक्स में हम अभी पढ़ रहे हैं, दिमाग को पता है एक बात का, और फिज़िक्स में हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ़िज़िक्स हमें ना आईना दिखाती है, जो चीज़ हमारे ब्रेन में है ना वो भी निकाल के हमारे सामने रख के दिखाएगी कि आपको ये पता है, क्या आप ये जानते हैं फ़िज़िक्स, ठीक है। आपको अपने आप से मिला लेती है इस मामले में। इसको पढ़ते हैं, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या कहना चाहती है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। वो क़ुव्वत जो किसी जिस्म की हरकत को रोकने की कोशिश करती है, रगड़ कहलाती है। ये तो मुझे डेफिनेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है, ये तो अच्छी नहीं है। मसलन आप देखें कि रॉकेट्स, अभी ऐसे रॉकेट्स भी ईजाद हो गए हैं कि जो ऊपर से वापस नीचे आते हैं, ठीक है, और नीचे आते हैं और उनके रॉकेट इंजन्स चालू हो जाते हैं और उनको वो ज़मीन पे उतार लेते हैं, ठीक है, रॉकेट इंजन्स, ठीक है। और वो रॉकेट, उनकी टांगें भी होती हैं और वो टांगों से रॉकेट्स नीचे ज़मीन पे आके बैठ जाते हैं हेलीकॉप्टर की तरह, ठीक है। अब उनकी हरकत जो है ना, उनको चलाता भी इंजन है और रोकता भी इंजन है, तो उनकी हरकत को रगड़ नहीं रोक रही, ठीक है, रगड़ उनकी हरकत को नहीं रोक रही, बल्कि उनका अपना इंजन नेगेटिव थ्रस्ट दे रहा है, रॉकेट नीचे आ रहा है, अब रॉकेट का इंजन चालू हो जाएगा, ठीक है, तो वो इसकी वेलोसिटी को कम करके, ठीक है, इसको उतार लेगा, ठीक है। ओके। तो अब ये तो डेफिनेशन जो है ना, इसको हम फिज़िक्स में रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रगड़ नहीं है, ठीक है। रगड़ की सही डेफिनेशन ये है कि वो फोर्स जो दो सरफेसेस के मिलने से, दो सरफेसेस के कांटेक्ट से पैदा होती है और वो दो सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से रोकती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मूव करने से रोकती है। मसलन एक ईंट रखी हुई है फ़र्श के ऊपर, ठीक है, ईंट रखी हुई है ना एक फ़र्श के ऊपर, ठीक है। आप अगर उस ईंट को पैर से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, पैर से आप पाँव से फोर्स लगाएंगे तो ये ईंट मूव करना नहीं चाहेगी, आपको मुश्किल होगी, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर एक और ईंट रख लें और ज़्यादा फोर्स, आप इसको मूव करेंगे और ज़्यादा मुश्किल होगी। एक तीसरी ईंट और रख लें और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर ज़्यादा ईंटें रख लें फिर आप फोर्स लगाएंगे, मूव ही नहीं करेगा। ये क्या होता जा रहा है सरफेस के नीचे, आखिर क्या हो रहा है? इसी फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। आप इधर फोर्स लगाएंगे ना, फ्रिक्शन इस ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर वेलोसिटी है ना, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और इस वेलोसिटी को रोक लेगी। ज़रा सी ईंट हिलेगी फिर रोक लेगी, फिर थोड़ी और हिलेगी फिर फ़ौरन रोक लेगी, ठीक है। तो दो फोर्सेस, असल में आप माइक्रोस्कोप में देखें तो पता चलेगा कि ईंट की जो सरफेस है वो रफ़ है, ठीक है, और जो फ़र्श है वो भी रफ़ है। तो आपस में ईंट की सरफेस और फ़र्श लॉक हो जाते हैं, फंसते हैं एक दूसरे में। इनके मॉलिक्यूल्स, चाहे आप जितना इनको रगड़ के चिकना बना दें, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे एटम्स भी क्यों नहीं हैं, वो एक दूसरे में फंसेंगे ज़रूर, है कि नहीं? देखिए ना, एटम्स इस तरह है ना, तो अगर आप जितना भी इनको आप स्मूथ कर लें, जितना रगड़ के पॉलिश कर करके, ये फिर भी फंसेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये बनेगी, तो आप इसको फ्रिक्शन को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ फोर्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज़, एक ऐसी क़ुव्वत जो दो सरफेसेस या दो बॉडीज़ जहाँ एक दूसरे को छू रही होती हैं वहाँ पे पाई जाती है, विच अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडीज़, और ये इन बॉडीज़ की हरकत को रोकती है, मुखालफत करती है, रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से। अगर ये बॉडी इधर जा रही है और ये इधर जा रही है तो फ्रिक्शन इनको रोकेगी, इस कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ऐसी फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखें तो कुछ ऐसा ही नज़ारा है, दो बॉडीज़ हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन पैदा होगी, और ये अगर ये बॉडी एक दूसरे के से मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन इनको रोकेगी, ठीक है। कुछ लोग इस तरह दो करीबी दीवारों में एक दूसरे को अपनी बॉडी को पुश करके अगेंस्ट द वॉल्स फ्रिक्शन पैदा करते हैं ज़्यादा, और ऐसे स्पाइडरमैन की तरह चढ़ने लगते हैं ऊपर। ये वजह क्या है कि फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। जो ये इसका एक ज़बरदस्त फार्मूला है और बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये फ्रिक्शन का फार्मूला है। तो फ्रिक्शन का फार्मूला ऐसा है, कुछ देखें कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, जैसे मैं आपको ईंटों की मिसाल दे रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्टिकल
फोर्स के। अगर आप ईंटों को देखें, मैंने कहा एक ईंट है तो फ्रिक्शन कम होगा, 2 ईंटें हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, 3 ईंटें हैं तो फ्रिक्शन और ज़्यादा होगा। तो एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये बढ़ रही है किससे? ये वर्टिकल फोर्स, ये आर जो है ना, ये ऊपर की फोर्स को कहते हैं। ठीक है, तो अगर आर बढ़ेगा, ईंटें बढ़ेंगी तो रगड़ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से दूसरी बढ़ेगी, अगर एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। ठीक है, इसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो हम यहाँ पे कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, वही उसी मिसाल में मैंने आपको ये भी समझाया था कि सिर्फ इतना, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होती है ऐसी बात, ठीक है, कि आर ज़्यादा होगा तो एफ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इनकम्प्लीट बात होती है। ठीक है, ज़्यादा बारिश ज़्यादा पानी इनकम्प्लीट बात है। जब तक हम ये ना बताएं कि ज़्यादा मतलब कितना, ज़्यादा के साथ कितना, ज़्यादा को एक लिमिट, इसकी एक अपर लोअर लिमिट डिफ़ाइन करनी पड़ती है, तो वो एक कांस्टेंट के ज़रिए होता है। ठीक है, कितना होना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे रगड़ के मामले में जो कांस्टेंट है ना, ये म्यू है, ये 2 टांगों वाला यू, इसका मैंने एक नाम रखा हुआ है 2 टांगों वाला यू। ठीक है, तो ये एक सिंबल है, ग्रीक लेटर है म्यू। इस म्यू को यहाँ पे रखेंगे एज ए कांस्टेंट, म्यू आर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। अब आप देखें, अब आप इस म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आर को अगर आप उधर ले जाएं तो म्यू बराबर होगा एफ एस अपॉन आर। ठीक है, अब ये जो म्यू है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। म्यू हर सरफेस का अलग अलग होता है। ठीक है, सरफेस अगर स्मूथ होगी म्यू कम होगा, चिकनी सरफेस होगी और कम होगा, गीली चिकनी सरफेस और म्यू कम होगा, सरफेस खुरदरी होगी, रफ़ होगी, म्यू ज़्यादा होगा, अच्छी रगड़ देगा। ठीक है, अब ये डिफरेंट यहाँ पे म्यू की वैल्यूज़ गिवन है, आप देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। स्टील एंड स्टील 0.8, ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल है। ठीक है, 0.8 थोड़ा अनबिलीवेबल है। टायर एंड रोड का पूरा 1 है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आयरन का 1 बताया गया है, स्टील का 0.8 बताया गया है, रोड एंड टायर ड्राई का 1 बताया गया है, रोड एंड टायर वेट का 0.2 बताया गया है। ये टेबल ज़रा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, इसमें मिस्टेक लग रही है। ठीक है, रोड एंड टायर्स के बीच सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन मिलता है। ओके, सबसे ज़्यादा रोड एंड टायर्स के बीच मिलता है। आई गेस मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो रोड एंड टायर के बीच जो फ्रिक्शन है ना, वो सबसे अच्छा फ्रिक्शन हमें मिलता है 0.8 म्यू की वैल्यू रोड एंड टायर के बीच होती है जब ड्राई हो, और अगर बारिश हो जाए तो आधी रह जाती है 0.4। गीली सड़क पे 0.4 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको मिलेगा। आप इसको परसेंटेज में भी समझ सकते हैं, मतलब रोड और टायर के बीच आपको 80% फ्रिक्शन मिलेगा जब सड़क गीली ना हो, सूखी सड़क हो, और अगर सड़क गीली हुई तो सिर्फ 40% फ्रिक्शन मिलेगा। इसीलिए लोग धोखा खा जाते हैं, और गीली सड़क उनको धोखा देती है, और वो जिन मोड़ के ऊपर, जिन टर्न्स के ऊपर वो रोज़ाना जाते हैं, वो बारिश में उसी में फिसले होते हैं, उसी जगह फिसले होते हैं जहाँ से वो रोज़ गुजरते हैं। ठीक है, क्योंकि रोज़ वो सोचते हैं कि हम तो यहाँ से 40 की स्पीड पे मुड़ जाते थे, तो आज 30 काफ़ी होगा। वो 30 काफ़ी नहीं होता, उस दिन 20 होना चाहिए, क्योंकि आधा फ्रिक्शन हो चुका है। ठीक है, तो वो 30 क्या 25 भी नहीं होना चाहिए, फिर फिसल जाते हैं, वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए फ़िज़िक्स से ना कुछ हमें बड़े वो क्या कहते हैं, कीमती सबक सिखाती है ज़िंदगी के। ओके, तो आप ये आर की जो वैल्यू है इसमें mg भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो वर्टिकल फोर्स होती है, जैसे ये ईंटें हैं, तो ईंटों के ऊपर जो आर लग रहा है वो ईंटों का अपना वज़न है ना। तो ईंट का आर ना mg के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए रोड और टायर के बीच जब आप इस इक्वेशन को, यानी इस रगड़ के फार्मूले को, एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू आर है, तो आर की जगह आप mg भी रख सकते हैं, एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू mg। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं फार्मूले को, म्यू इज़ इक्वल टू एफ एस अपॉन mg। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज। ठीक है, विच शू ऑफर लेस फ्रैक्शन, विच शू इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ड्राई ट्रैक, विच वन जॉगिंग, कह रहे हैं जी, आप प्लीज़ फैसला करें। ठीक है, वो फैसला लेने वाले कर लेंगे। ठीक है,
फ़िज़िक्स पढ़ के ना जब समझ आ जाएगी तो वो दुकान पे फ़ैसला कर लेंगे कौन सा अच्छा है। अब आप देखें इसमें एक बात की गई है, इंसान ने पहिया क्यों ईजाद किया। ठीक है, पहिया इंसान ने क्यों ईजाद किया, इसी चीज़ के चलते ना ये जो रगड़ है ना, रगड़ ने इंसान को कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। यस। ठीक है, और ज़रूरत तो ईजाद की माँ है, तो कहते हैं कि मुसीबत जो है ना वो फिर नानी है। ठीक है, माँ की माँ है। मुसीबत जब पड़ती है ना तो ज़रूरत समझ में आती है कि ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो मुसीबत ज़रूरत की माँ है और ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो मुसीबत नानी है। ठीक है, ईजाद की। ठीक है, तो मुसीबत क्या थी इंसान को। अब आप मुसीबत, इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी कि आप एक वज़न को आपको घसीटना पड़े। आपने देखा इंसानों ने पिरामिड बनाए। यस। ठीक है, बड़े बड़े एहराम में मिस्र बनाए, बड़े बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कई 100 किलोग्राम वज़नी वो स्टोन्स लेके जाते थे वो लोग। ठीक है, टन्स के हिसाब से उनका वेट था। तो इन स्टोन्स को उन्हें मूव करवाना होता था। ठीक है, मूव करवाना होता था। आप ज़मीन पे कोई भारी वज़न, कोई दरख्त है, कोई भी चीज़ है, उसको आपको घसीटना पड़ जाए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि काश मेरे पास व्हील वाली कोई चीज़ हो। ठीक है, तो मैं आराम से इसको ले जाता। ठीक है, तो इसी मुसीबत की वजह से इंसानों ने पहिया ईजाद किया। ठीक है, जब नीचे कोई घूमने वाली चीज़ आ जाती है ना, ठीक है, वो क्या होता है, वो फिसलने लगता है। ठीक है, क्योंकि जो रगड़ होती है ना, रगड़ वो इस सरफेस को लॉक कर देती है, ऊपर की सरफेस रोल कर जाती है। ठीक है, तो रोलिंग की वजह से ना फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, मूवमेंट आसान हो जाती है। पहिया इस वजह से ईजाद हुआ। फिर बाद में क्या किया उन्होंने, उसमें घूमने वाली चीज़ के बीच में एक्सल डाल दिया। घूमने वाली चीज़ साथ साथ चलती रहे, घूमती भी रहे और नीचे भी रहे। ठीक है, तो ये पहिया इस तरह से 2 स्टेप में ईजाद हुआ। यानी पहले स्टेप में क्या किया इन्होंने, गोल गोल चीज़ें डालनी, मूव करके ले जाते थे। बाद में ये जो निकल जाता था उठा के फिर आगे रख देते थे। फिर ये एक और मुसीबत थी। फिर उन्होंने सोचा ऐसा क्यों करें, हम इसमें सुराख करके इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, एक्सल। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्सल ईजाद हो गया जी, कि पहिया एक्सल के अंदर घूमेगा। ठीक है जी, फिर साथ साथ चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेरिंग आ गए। ठीक है, फिर वो एक्सल घिस जाता था तो उन्होंने अंदर बॉल्स डाल दी, तो फिर बॉल बेरिंग आ गया। अब तो मैग्नेटिक बेरिंग्स भी ईजाद हो चुके हैं, अंदर भी मैग्नेट होता है, इधर भी मैग्नेट होता है। मैग्नेट को रिपेल करता है, 2 सरफेसेस टच ही नहीं करती। ठीक है, खैर मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ है। ठीक है, स्किडिंग, ब्रेकिंग। स्किड कहते हैं फिसलना गाड़ी के टायर्स का। ठीक है, ऐसे वो हाई स्पीड में मूव करती है। बहरहाल मैं इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। स्किडिंग कोई ऐसा नहीं कि फ़िज़िक्स में कोई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आप सीधे सीधे यही समझ लें, जब गाड़ी को तेज़ चला के और उसको रेस दे के गाड़ी को अगले व्हील्स पे ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी के पिछले व्हील्स तेज़ी से घूमते हुए स्लिप करते हैं। तो ऐसे ये जो एक्शन और स्टंट होते हैं, इनको हम स्किडिंग कहते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इसके फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, आप इसको देखें, इसके फ़ायदों की हम चंद क्विकली बात कर देते हैं। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम चल नहीं सकते थे, ये इसका फ़ायदा है। अगर फ्रिक्शन ना होती, हम कील जो ठोंक देते हैं अपनी जगह लगा रहता है, फ्रिक्शन की वजह से लगा रहता है। हम नट टाइट कर देते हैं, फ्रिक्शन की वजह से लगा रहता है। ठीक है, तो हमारी दुनिया का जो बहुत सारा एक निज़ाम है, ठीक है, हम चीज़ों को धक्का लगाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। गाड़ियों के टायर, एक्सीडेंट से हम बच जाते हैं। गाड़ियों के टायर्स का फ्रिक्शन हमें गाड़ियों पे मूव करने में मदद देता है। ठीक है, फ्रिक्शन से वेल्डिंग भी होती है आजकल, फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है और हीट से वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसी वेल्डिंग भी ईजाद हो चुकी है। बहरहाल अगर हम गिनने बैठें तो और भी कई इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके फ्रिक्शन के। मसलन इसकी वजह से इंजन के पुर्जे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, घिस जाते हैं। टायर आपको गाड़ियों के कुछ अरसे बाद तब्दील करवाने पड़ते हैं। ठीक है, आप गाड़ी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ज़्यादा काम नहीं कर पाता है बेचारा। ठीक है, यानी कि हम चीज़ों को एक दफ़ा मूव करवाते हैं, अगर फ्रिक्शन ना होती हम गाड़ी को एक दफ़ा 70 की स्पीड पे चला के इंजन बंद कर देते, गाड़ी खुद ही हमें ले जाती और हम वहाँ पहुँच जाते। ठीक है, फ़ायदा हो जाता।
लेकिन नहीं, फ्रिक्शन की वजह से इंजन चालू रखना पड़ता है, तेल जलता रहता है। क्या? फ्रिक्शन की वजह से मुसलसल हमारा ईंधन खर्च होता है। गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, ईंधन खर्च हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, टायर ख़राब हो जाते हैं, सारे इसी फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। इसके अलावा हीटिंग है। अब वो जिन जगह पे रगड़ पैदा हो जाती है ना, वो जगह गर्म भी होती हैं, वो एक्स्ट्रा हीट भी पैदा करती हैं। फिर हमें अक्सर कूलिंग सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं उस हीटिंग को कम करने के लिए, मटेरियल को बचाने के लिए। ख़ास तौर पर जो जहाज़ के इंजन होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा, जहाज़ों के इंजन्स में जो फ़िज़िक्स इस्तेमाल होती है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग और एक्सट्रीम फ़िज़िक्स, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग एंड एक्सट्रीम फ़िज़िक्स यूज़ होती है। जो आपने बिल्कुल बुक के शुरू में तस्वीर देखी थी जहाज़ की, ठीक है। तो इसमें बहुत तेज़ मूविंग पार्ट्स होते हैं, बहुत तेज़, ठीक है। टर्बाइंस होती हैं, ब्लेड्स होते हैं, बहुत हाई आरपीएम पे मूव करते हैं ये। और ये घूमने से इनके बेरिंग इतने गर्म हो जाते हैं कि बहुत महंगे कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करने पड़ते हैं सिर्फ उसको हादसे से बचाने के लिए, उस इंजन को बचाने के लिए। फिर भी नहीं बचते। इनके आर्स फिक्स होते हैं कि एक इंजन इतने आर्स चलने के बाद उसकी फिर दोबारा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, पूरा खोल के दोबारा नए पुर्जे लगाने पड़ेंगे, सिर्फ इस फ्रिक्शन की वजह से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या, कितनी बड़ी नेमत है और कितनी बड़ी जहमत है इंसान के लिए, ठीक है। फिर इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, जैसे ट्रेनें हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, उनको बहुत पतला और लंबा मछली की तरह बनाया जाता है, ताकि वो, जैसे मछली पानी को काटती है तो वो हवा को काट के जाए, ठीक है। तो फ्रिक्शन के रिड्यूस करने के कुछ मेथड्स हैं यहाँ दिए गए हैं। मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस इज स्मूथ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस को चिकना बनाएं। मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीम लाइन एंड शेप, इनको, और जो चीज़ें तेज़ मूव करती हैं, जहाज़ और ट्रेनें, इनको आप पतला और लंबा बनाएं, ऐसे स्ट्रीम लाइन, मछली की शेप का, फ़िश शेप में बनाएं, सच है। जैसे गाड़ियाँ, जहाज़ वगैरह, जैसे कश्ती होती है, वो भी स्ट्रीम लाइन होती है, कश्ती को भी देखा होगा आपने। उसके बाद क्या है, लुब्रिकेशन, आप इनमें ऑयल यूज़ करें, लुब्रिकेंट ऑयल डालें जो उसको चिकना करेगा पुर्ज़ों को। यूजिंग बॉल बेरिंग्स, रोलर बेरिंग डालें आप, बेरिंग फ्रिक्शन को कम करेंगे, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। चीज़ अगर यूँ गोल गोल घूमे, उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, और चीज़ फिसले तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन दे रही होती है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब ठीक है, ये भी बहुत अच्छे हैं। खैर, अब दुनिया बहुत जदीद चीज़ों की तरफ भी जा रही है, जैसे मैंने आपको मैग्नेटिक बेरिंग के बारे में बताया, ठीक है। और ऐसी ट्रेन्स भी अब इन्वेंट हो चुकी हैं जिनको मैगलेव कहते हैं, ठीक है। कि ऐसी ट्रेन होती है कि जिसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं, ठीक है, डाउन सरफेस में, और जो पटली है उसमें भी मैग्नेट होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ट्रेन ऑलमोस्ट पटली से कुछ इंच ऊपर उड़ के चलती है। और ऐसी ट्रेन की रफ़्तार 650 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हो जाती है, तकरीबन जैसे एरोप्लेन की स्पीड में मूव कर रही होती हैं। चाइना में ऐसी ट्रेन हैं, इनको कहते हैं मैगलेव, ठीक है, मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन्स। बहुत हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, और यहाँ पे मतलब कि अंदर फील भी नहीं होता कि हम मूव कर रहे हैं, इतनी स्मूथ राइड होती है और इतनी तेज़। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। यूनिफॉर्म, बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं स्कूल में ताकि वो एक जैसे नज़र आएँ। यूनिफॉर्म का मतलब ही एक जैसा होता है। सर्कुलर मोशन, एक एक नुक्ते के इर्द गिर्द हरकत करना। और यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि ऐसी हरकत जिसमें उसकी वेलोसिटी बदले ना, सर्कुलर मोशन में उसकी सर्कुलर वेलोसिटी ना बदले। वेलोसिटी तो बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता कि डायरेक्शन तो बदले और फिर वेलोसिटी ना बदले, ठीक है। अब आप देखें कि हम यहाँ पे इसकी कुछ मिसालें दी गई हैं। आप एक पत्थर को उंगली में धागे से बांध के घुमाएं तो सर्कुलर मोशन होगी, और अगर आप उंगली एक ही अंदाज़ में घुमा रहे हैं तो वो लगभग सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म भी होगी, ठीक है। अर्थ के गिर्द मून की हरकत सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म भी है। ज़मीन की सूरज के गिर्द यूनिफॉर्म है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। दायरे, सर्कुलर पाथ पर किसी चीज़ की हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। दैट्स नाइस। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो एक ऐसी फोर्स है जो ना हो तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकेगा। किसी न किसी तरह की
हमें ऐसी फोर्स चाहिए होती है सर्कुलर मोशन में। ऑब्जेक्ट जो है ना, देखें इनर्शिया फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है और वो चाहता है उसकी वेलोसिटी ना बदले। अब जब हम सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, उसकी तो वेलोसिटी बदलती है, हर पल उसकी डायरेक्शन बदल रही है, हर पल उसकी वेलोसिटी बदल रही है, हर पल उसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जब है उसमें तो फोर्स होगी उसमें, क्योंकि फोर्स के बगैर तो एक्सेलरेशन होता नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन है तो आप पीछे फोर्स को ढूंढो, लाजमी होगी, यही कहता है ना न्यूटन। तो अब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, हर पल उसकी डायरेक्शन बदल रही है, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है, फिर इधर, फिर इधर, हर घड़ी उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो उसकी वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इसके पीछे कोई फोर्स तो होगी जो इसको इस डायरेक्शन में जब जा रहा था तो उसने, उस फोर्स ने इसको इधर कर दिया, जब इधर जा रहा था तो इधर कर दिया, इधर जा रहा था तो इधर कर दिया, उसको सीधे जाने ही नहीं दे रही, हर पल उसका मुंह मोड़ रही है, हर पल उसका मुंह मोड़ रही है। वो कौन सी फोर्स है जो हर पल इसका मुंह मोड़ रही है और उसको टूवर्ड द सेंटर घुमा रही है, टूवर्ड द सेंटर? वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, ठीक है। इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे आया तो इधर, इस पॉइंट पे आया तो इधर, इस पॉइंट पे आया तो इधर। लेकिन एफ सी कोई एक फोर्स नहीं है, ये बात आपको मैं बता दूँ। अगर धागे में ये इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इधर टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स है, इधर जो एफ सी है वो असल में टेंशन है। ज़मीन के गिर्द जो हरकत है ये चांद की, इधर जो ग्रेविटी है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना जो चांद को खींच रही है। अब सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है, हाँ, तो जो सूरज की जो ग्रेविटी है, सूरज की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ जी कह देते हैं ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक किरदार का नाम है, फिज़िक्स में एक किरदार है, ठीक है। जो किरदार, कोई भी फोर्स है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर सकती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मास्क लगा के आ जाएगी और सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा करेगी, किरदार अदा करके चली जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। इसका कोई फार्मूला यहाँ गिवन है, इसका एक फार्मूला तो होता है लेकिन पता नहीं इन्होंने इस क्लास में दिया है या नहीं, आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। जी आया है, देखते हैं इसको। तो इन्होंने यहाँ इसकी डेफिनेशन दी है, ज़रा देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स ए बॉडी टू मूव इन ए सर्कल। सही डेफिनेशन है। वो फोर्स जो बॉडी को मजबूर करती है एक दायरे में घूमने के लिए, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो अगर ये ना हो तो ऑब्जेक्ट उसी नुक्ते पर, जैसे है ना, सीधा जाएगा उसी नुक्ते पर, बोलेगा जान छूट गई, ठीक है। और फिर वही न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। लेट अस स्टडी द सेंट्रीपिटल फोर्सेस। चलेंगे स्टडी करते हैं, कर तो रहे हैं स्टडी। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा ये भी है एक चीज़, एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। फोर्सेस हमेशा जोड़े में होती हैं, ठीक है, चीज़ें पेयर में हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की एक मुखालिफ फोर्स भी है, ठीक है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये वो फोर्स है जो फील होती है। जो पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट करेगा ना एफ सी, उसी के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नेगेटिव फोर्स भी लगेगी, माइनस एफ सी। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ओके, ठीक है। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है, ठीक है, बड़ी अच्छी मिसाल है। मैं भी कभी कभार बच्चों को क्लास में ऐसा करके दिखाता था कि आप एक बॉटल ले लें, ठीक है, उसको काट लें, ठीक है, या कोई बाल्टी ले लें, बर्तन वगैरह, ठीक है। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, दूध की बाल्टी ले लें घर में जाके, ठीक है, उसमें पानी भरें आधा, ठीक है, और इसको पकड़ के ना ज़ोर से घुमाएं तो पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। किया भी होगा आपने, किया है ना। सिक्के रख दें, भारी भारी चीज़ें रख दें, कोई नहीं गिर रही होगी, ठीक है। लोग समझते हैं जादू हो गया है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम देखता है खुश होता है, हैरान होता है, क्योंकि उसने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी होती ना। फ़िज़िक्स पढ़ी हो तो पता हो ये कोई हैरान कुन बात तो है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि हैरान कुन नहीं है, ठीक है, हैरान कुन है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, क्रिएटर ने इसका कानून बनाया ना
यस सर। ठीक है, तो क्रिएटर ने कानून बनाया तो हम कानून को समझते नहीं है, तो हमें कोई हैरत नहीं होती। ठीक है, तो हैरत अंगेज़ तो है। ठीक है, कि एक चीज़ एक पल के लिए लिक्विड है, एक पल के लिए उल्टा हो गया है। ठीक है, गिर नहीं रहा है, भले एक पल के लिए हुआ तो है ना, नीचे नहीं आया, लेकिन ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसके ऊपर। क्या हो गया ग्रेविटी को? वो कौन सी फोर्स है जिसने इसको नीचे नहीं आने दिया? वो एफ सी है। ठीक है, ओके। वो नेगेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो नेगेटिव फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का नेगेटिव। अब एक बात ज़रूर है, कम से कम आप इतनी रफ्तार से घुमाएं कि इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जो उसके वेट से कम हो, वेट से ज़्यादा हो, सॉरी। ठीक है, अगर नीचे अगर आपने घुमाया, ठीक है, और आपकी एफ सी इसके वेट से, पानी के वज़न से ग्रेटर है, तो पानी नीचे नहीं आएगा। और अगर आपने स्लो घुमाया, ठीक है, तो फिर पानी आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और फिर बच्चे आपके हंसेंगे, आपका एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के होने के पीछे ये दलील है। ठीक है, इसकी इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से निकल आती है। न्यूटन सेकंड लॉ आप देखें, न्यूटन कहता है फोर्स एम ए के बराबर है। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं एफ सी की, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ए सी, एफ सी बराबर है एम ए सी के। ए सी जो होता है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो बराबर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, आप ये ए सी की वैल्यू इसकी जगह पुट कर दें एम के साथ, एम के साथ क्या आएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये फार्मूला बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। और अगर आप इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है। ठीक है, दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, और नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम, एग्जाम्पल 3.8। अ स्टोन ऑफ मास, आखिरी मिसाल है, हाँ बस आखिरी। A stone of mass 100 ग्राम is attached to a string 1 मीटर long। एक 100 ग्राम का पत्थर है जो 1 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। A stone is rotating in circle with a speed of 5 मीटर per second। Find the tension in string। 100 ग्राम का पत्थर है, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.1 किलोग्राम का है, 5 मीटर पर सेकंड से उसको घुमाया जा रहा है, तो क्या करेगा? कितनी टेंशन पैदा करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आर 1 मीटर है, टेंशन एफ सी के बराबर होगा। अच्छा, अब आपको ये बात याद रखनी चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। अब वो पत्थर आप घुमा रहे हैं ना, ठीक है, उंगली में पकड़ के, तो ये पत्थर क्या करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करेगा ना। यस। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डोरी में जाएगी आपके हाथ तक। ठीक है, तो वो डोरी में क्या पैदा करेगी? टेंशन। तो ये टेंशन एफ सी के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, ओके। टेंशन फिर आ गया। ठीक है, एफ सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। ठीक है, तो चलें अब आप फिर टेंशन को फाइंड आउट करें, टेंशन को तलाश करें। टेंशन किधर है? ये देखें, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और टी आप इज इक्वल टू 0 पॉइंट, मास आपका 0.1 किलोग्राम है, और यहाँ पे क्या है? 5, उसका 5 मीटर पर सेकेंड। ये मास रखा आपने, ये वेलोसिटी, और ये रेडियस, मल्टीप्लाई करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन का टेंशन होगा। ओके। ठीक है, 2.5 न्यूटन का। बैंकिंग ऑफ द रोड्स, बैंकिंग एंगल क्या होता है? हाई स्पीड ट्रैक्स जो होते हैं, आम सड़क, आम शहर की सड़कें नहीं, जो हाईवे की सड़कें होती हैं जहाँ गाड़ियाँ हमेशा तेज़ रफ्तार में ही मुड़ती हैं, यस। जो मोड़ होता है ना, उसमें हमेशा थोड़ा सा उसको कर्व दिया जाता है। ठीक है, अंदर की साइड से गहरा और बाहर की साइड से थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है इसको। एक तो पानी सड़क पे नहीं ठहरता, मूव कर जाता है क्विकली,
और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं ना, जब वो मूव करती हैं अक्सर, ख़ास तौर पे कोचेस और ज़्यादा हाइट वाली गाड़ियाँ जैसे ट्रक्स होते हैं या ट्रेलर्स होते हैं जिन पे कंटेनर रखे जाते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, उनका बैलेंस जब वो मोड़ काटते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो गिर जाती हैं अक्सर, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कल्टी हो जाती हैं। तो गाड़ी को कल्टी कौन करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करती है, ठीक है। अगर हम एक ऐसा काम करें कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसिल हो जाए तो गाड़ी कल्टी नहीं होगी। उसका हल ये है कि आप सड़क को थोड़ा टेढ़ा कर दें और ट्रक जब मुड़े वो ट्रक इस एंगल पे झुक जाएगा, ठीक है। यस। झुक जाएगा तो इस तरफ ज़मीन का वेट उसको खींचेगा, इतना ज़्यादा नहीं खींचेगा, इतनी टेढ़ी नहीं करनी सड़क, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी करनी है कि ज़मीन का वेट थोड़ा सा इसको अपनी तरफ खींचे, वज़न उसका इस तरफ हो जाए, इतना वज़न इस तरफ हो, इतना कंपोनेंट वेट का इस तरफ हो जाए जो एफसी को बैलेंस कर दे और गाड़ी हिफाजत के साथ मुड़ जाए बग़ैर हादसे के। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, ठीक है। ऐसे एंगल को बैंकिंग एंगल कहते हैं। वो हल्का सा एंगल जो सड़क में गाड़ी को कल्टी होने से बचाता है मोड़ के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड बैंकिंग एंगल, ठीक है। मौत का कुआं सुना है आपने? यस सर। उसमें बाइक चलती है, वो क्यों नीचे नहीं गिरती? हाँ, मौत के कुएं में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना, बाइक की रफ्तार, उसमें भी एक मिनिमम वेलोसिटी है, अगर वो मिनिमम वेलोसिटी से कम करेगा वो गिर जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसके टायर में इतनी फ्रिक्शन आ जाए कि उसका जो वज़न है ना वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये इसमें एफसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक और यूज़ है, ठीक है, वो ये है जो ड्रायर होता है। ड्रायर एक मशीन होती है, उसमें कपड़े डालें, घुमाएं, सूख जाते हैं। इतनी तेज़ी से घुमाया जाता है ना, इसमें सुराख होते हैं कि पानी की बारीक से बारीक बूंदें भी बाहर गिर जाती हैं, ठीक है, और काफ़ी सारा पानी ड्राई हो जाता है, ओके। और ये क्रीम सेपरेटर, ये एक मशीन है, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होता है, दूध डाला जाता है और ये इतनी तेज़ी से इसको घुमाती है, इतनी तेज़ी से घुमाती है कि इसमें मिल्क जो होता है ना वो बारीक सुराखों से निकल जाता है और अंदर क्रीम रह जाती है। बिल्कुल, ये क्रीम सेपरेटर है। इसके अलावा गाजर का जूस निकालने वाली मशीन आपने देखी होगी, ठीक है, वो भी इसी तरह चलती है। उसमें एक प्याला होता है, उसके यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं नीचे, गाजर जैसे ही जाती है गाजर के बारीक टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बारीक टुकड़े हो जाते हैं, तो जूस भी निकल जाता है उसका और सब कुछ निकल जाता है। फिर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ना उसके जो वो चूरा होता है, उसके जो टुकड़े होते हैं गाजर के, वो बाहर निकल जाते हैं और इसमें सुराख होते हैं, उन सुराखों से जूस इस बाउल के अंदर से होता हुआ कप में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से गाजरों का जूस पीते हैं आप, ठीक है। हाँ, मज़ा आता है ना फिर। ओके, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको समझने में आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए कि हम और बेहतर काम कर सकें। एक चीज़ मैं इग्नोर कर गया, वो मैं वो नहीं, मैं आपको वो इग्नोर नहीं करना चाहता। आप ये देख सकते हैं कि इसको रोलर कोस्टर कहते हैं। रोलर कोस्टर में अगर इसकी मिनिमम वेलोसिटी, अब यहाँ बंदा बैठा हुआ है अगर, ठीक है, बंदा बैठा हुआ है, बंदे का अपना वज़न है, ठीक है, और वो कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा हुआ है, पी रहा है, ठीक है। अगर इसको इतनी रफ्तार से घुमाया जाए, रोलर कोस्टर इतनी रफ्तार से जाए कि इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंसानों के, रोलर कोस्टर के और वहाँ उनके खाने पीने के सामान के बराबर हो या ज़्यादा हो, तो वो सामान नीचे नहीं गिरेगा, उसकी कोल्ड ड्रिंक भी नीचे नहीं गिरेगी। वही बाल्टी वाली बात है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अल्लाह ताला और बेहतर काम करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। और हम अब नेक्स्ट चैप्टर में इंशाअल्लाह स्टडी करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और फिर हम इंशाअल्लाह टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क को स्टडी करेंगे यूनिट 4 में इंशाअल्लाह हम टॉर्क को स्टडी करेंगे, टॉर्क।